नैनपुर गांव में अदिति अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। अदिति के पिता बनवारी लाल एक किसान थे। 20 साल पहले जब अदिति का जन्म हुआ था, तब बनवारी लाल बहुत खुश हुए। हालांकि कुछ लोगों ने बनवारी लाल से कहा कि उन्हें बेटा होता तो ज्यादा खुशी होती, परंतु बनवारी लाल बेटी पैदा होने से भी बहुत ज्यादा खुश थे। बनवारी लाल ने अपनी बेटी को हाथ में लेकर अपनी पत्नी से कहा, तुम देखना भावना, मैं अपनी बेटी को खूब पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा और एक बेटी की तरह पालूंगा। और फिर क्या होना था, अदिति जैसे जैसे बड़ी होती गई, वैसे वैसे बनवारी लाल उसकी पढ़ाई लिखाई का इंतजाम करते गए और उसे जीवन में कोई भी परेशानी नहीं आने दी। कुछ साल गुजरे और अब अदिति बड़ी हो चुकी थी। उसका कॉलेज भी पूरा हो चुका था। एक दिन मोहल्ले की बिन्नी मौसी घर आई और अदिति की माँ से कहने लगी, भाभी अदिति बड़ी हो गई है, आप लोगों ने उसकी शादी विवाह का कुछ सोचा भी है या नहीं? आजकल तो अच्छे लड़के वैसे भी बड़ी मुश्किलों से मिलते हैं। अब जाकर आप अपनी बेटी के लिए कुछ सोचना शुरू करेंगे, तब जाकर कुछ महीनों या फिर सालों में उसके लिए कोई भला लड़का मिलेगा। हाँ दीदी, सोच ही रहे हैं, कोई अच्छा लड़का मिले तो कहीं बात चला लेंगे। अब हमारी अदिति पढ़ी लिखी है तो पढ़ा लिखा लड़का भी तो होना चाहिए ना। अरे उसके लिए किसी गवार का रिश्ता तो नहीं देख सकते। अगर आपकी नजर में कोई पढ़ा लिखा लड़का हो तो आप ही मेरी अदिति के लिए बात चला लीजिए। हाँ भाभी, एक लड़का तो है, बहुत पढ़ाई लिखाई की है उसने, इंजीनियर है, इंजीनियर, शहर में रहता है। अरे बल्लू के बाबूजी तो उसको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। उसे भी एक सुंदर और सुशील लड़की की तलाश है और हमारी अदिति से सुंदर और सुशील लड़की उसे भला और कहाँ मिलेगी? पूरे गांव में सब अदिति के व्यवहार को जानते हैं। मैं उसी से बात चलाती हूँ। बिन्नी बुआ अदिति की माँ को कॉल करके सब कुछ बता देती है। शाम को भावना अपने पति बनवारी से कहती है, अजी बिन्नी दीदी बता रही थी कि अदिति के लिए उन्होंने एक लड़का देखा है। लड़का बड़ा अच्छा है और रिश्ता भी बड़ा ही अच्छा है। जैसा आप चाहते थे ना, पढ़ा लिखा लड़का, वैसा ही है और इंजीनियर है, इंजीनियर, शहर में रहता है, अच्छी खासी नौकरी है। लेकिन क्या भावना, ऐसे ही रिश्ता तो मुझे अपनी बेटी के लिए चाहिए। मैं नहीं चाहता कि मेरी बिटिया गांव में खेती किसानी में अपना जीवन बर्बाद करे। मैं तो चाहता हूँ कि मेरी बिटिया भी शहर जाए और नौकरी करे और बाबू साहब के साथ मैम बन के घूमे। जब ऐसा रिश्ता मिल रहा है तो उसमें भला क्या? वो सब तो ठीक है अदिति के बापू, लेकिन बात ये है कि उन लोगों को लड़की के साथ दहेज भी अच्छा चाहिए। हम भला दहेज के लिए इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? अदिति के बापू, अगर आप कहें तो मैं उन्हें मना कर दूं। अरे नहीं नहीं भावना, कैसी बातें कर रही है? अच्छा रिश्ता बड़ी ही मुश्किल से हाथ आता है। तू उन्हें घर तो आने दे, देखते हैं उनकी क्या क्या मांग है। मैंने भी तो अपनी बिटिया की शादी के लिए कुछ पैसे जमा कर रखे हैं, दे देंगे दहेज, तू चिंता न कर। अब जल्दी से खाना लगा दे, मुझे बहुत भूख लगी है। ठीक है अदिति के बापू, जैसा आप कहें। आपकी हर बात पर मैं राजी हूँ, मैं उन्हें बोल देती हूँ। अगले दिन बिन्नी लड़के वालों के साथ घर पहुँच गई। सभी ने साथ में नाश्ता किया। उसके बाद कैलाश और उसकी भाभी अदिति से मिले। उन्हें अदिति बहुत पसंद आई। तभी कैलाश के भैया बोले, भाई साहब, आपकी बेटी तो बड़ी ही अच्छी है और हमें बड़ी पसंद भी आई है। बस कुछ लेन देन की बातें हो जाएं तो बाकी सभी बातें पक्की हो जाएंगी। हाँ भाई साहब, आपको क्या चाहिए दहेज में? वैसे तो कुछ ज्यादा नहीं चाहिए। आपको तो पता ही है कि मेरा भाई बहुत पढ़ा लिखा है और मैंने ही इसे पढ़ा लिखा कर इंजीनियर बनाया है। तो समाज के चलन के हिसाब से बस 2 लाख रुपए दे दीजिएगा और बाकी दहेज तो आप दे ही देंगे। उसके लिए तो मुझे कहने की जरूरत ही नहीं है। भाई साहब, पूरे दहेज के साथ 2 लाख रुपए? वही तो भाई साहब, मैं आपकी स्थिति समझ सकता हूँ। आपकी बेटी पढ़ी लिखी और सुंदर है और हमारे कैलाश को भी पसंद आ गई है, इसीलिए मैं आपके घर में रिश्ता कर रहा हूँ। वरना कैलाश के लिए रिश्तों की कमी नहीं है और न ही दहेज देने वालों की। आगे आपकी जैसी मर्जी, आप मुझे बताइएगा।
उन लोगों की बातों को सुनकर अदिति को गुस्सा आ गया। अदिति गुस्से में अपने कमरे में चली गई और अपनी माँ को बुलाकर बोली, माँ, ये पिताजी किन लोगों से मेरे रिश्ते की बात कर रहे हैं? ये लोग कितने राजी हैं। अगर इन्होंने अपने भाई को पढ़ा लिखा कर बड़ा किया है तो ये उसका खर्चा हमसे क्यों मांग रहे हैं? माँ, आप पिताजी को अंदर बुलाओ और अभी के अभी मना कर दो। मुझे ऐसे घर में शादी नहीं करनी जहाँ लोग दहेज मांगे। इससे तो अच्छा मैं किसी गरीब घर में शादी करना पसंद करूंगी। माँ, आप इस रिश्ते के लिए मना कर दो। आप भले मेरी शादी किसी अनाथ से करा देना, किसी अपाहिज से करा देना, लेकिन मैं ऐसे दहेज के लालची लोभी लोगों के साथ शादी नहीं कर सकती। ठीक है बेटा, मैं तेरे पिताजी को अभी अंदर बुलाती हूँ, तो ये सारी बात उन्हें ही कह देना। भावना बाहर जाकर बनवारी से कहती है, अदिति के बापू, जरा 2 मिनट अंदर तो आइए। बताओ भावना, क्यों बुलाया तुमने मुझे? पिताजी, आपको मानी नहीं, मैंने बुलाया है। पिताजी, आप उन लोगों को मेरे रिश्ते के लिए मना कर दीजिए। मुझे ऐसी जगह शादी नहीं करनी जहाँ लोग दहेज मांगे। आप ही तो कहते हैं ना कि मैं आपका बेटा भी हूँ और बेटी भी, तो फिर अपने बेटे को इतना दहेज देने के लिए आपको क्या जरूरत है? पिताजी, और वैसे भी ये लोग मुझे दहेज के लालची रखते हैं। मुझे उनके यहाँ शादी नहीं करनी। पिताजी, आप अभी जाइए और उन्हें मना कर दीजिए। आप मेरी शादी किसी भी कैसे भी लड़के से करा देना, अनपढ़ भी चलेगा और अनाथ भी, लेकिन मैं ऐसे दहेज के लालची लड़के से बिल्कुल भी शादी नहीं करूंगी। अरे पगली, धीरे बोल, कहीं वो लोग सुन ना लें। देख बिटिया, तेरी शादी की तैयारी तो मैंने तेरे बचपन से ही की है, तू चिंता मत कर। देख बेटा, वो लड़का पढ़ा लिखा है, शहर में रहता है, इंजीनियर है, तो तू वहाँ जाएगी तो बहुत खुश रहेगी। यहाँ गांव में क्या धरा है? मेरी और तेरी माँ की जिंदगी तो गांव में कट गई, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तू गरीबी में हमारी तरह जीवन गुजारे, इसीलिए मुझे ऐसा ही लड़का चाहिए था। और पैसे देने की तू चिंता मत कर, वो सब मैं इंतजाम कर लूंगा। तू तो बेटी अपनी शादी की धूमधाम से तैयारी कर। अब बनवारी अदिति की भलाई के लिए उसकी बात सुनकर राजी ही नहीं था। बनवारी ने अदिति को ये सब बोला और बाहर चला गया। और बनवारी ने जाकर लड़के वालों से कहा, अजी, हम सब लोगों को रिश्ता पसंद है, आप तो शादी की तैयारी कीजिए। मैं सारा दहेज और 2 लाख रुपए आपको दे दूंगा शादी के पहले, आप चिंता न करें। ये सुनकर लड़के वाले भी बहुत खुश हो जाते हैं। आखिर उनकी मन की इच्छा पूरी जो होने वाली थी। अगले दिन अदिति अपने कॉलेज के दोस्त तरुण से मिलती है और उसे पूरी बात बताती है कि उसके साथ क्या क्या हो रहा है। इस पर तरुण ने उससे कहा, अदिति, वे लोग दहेज मांग रहे हैं तो तुम्हें शादी नहीं करना चाहिए। तरुण, मैंने तो पिताजी को मना किया था, लेकिन मेरे पिताजी का कहना है कि अच्छे लड़के दहेज लेते ही हैं, वो मान ही नहीं रहे हैं। अब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? मैं अपने पिताजी के खिलाफ तो नहीं जा सकती, मैं उनसे ऊंची आवाज में बात तक नहीं कर सकती। अगर वो कह रहे हैं तो मुझे ये शादी करनी ही होगी, भले ही दहेज के लोभी और लालची लोगों के साथ रहकर मेरी जिंदगी खराब ही क्यों ना हो जाए। लेकिन अगर मेरे पिताजी ने ये फैसला लिया है तो मैं उनके फैसले के खिलाफ नहीं जा सकती। मैं उनकी परवरिश पर किसी भी तरह का सवाल नहीं उठने दूंगी तरुण, चाहे यही मेरे नसीब में लिखा हो। ठीक है अदिति, मैं हर तरह से तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे हर फैसले में शामिल हूँ। अगर किसी तरह से कभी मेरी मदद की जरूरत पड़े तो तुम मुझे बता देना। हाँ हाँ, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है ना। मेरी शादी में खाने के सारे बर्तन तुम्ही को धोने हैं, भूलना मत, भुक्कड़ कहीं के। आदित्य की बच्ची, रुक, मैं तुझे अभी बताता हूँ। अदिति ये कहकर वहाँ से भाग जाती है। दरअसल तरुण और अदिति कॉलेज से ही साथ पढ़ा करती थी, दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती थी। तरुण ने कई बार अदिति की आर्थिक सहायता भी की थी। तरुण हमेशा ही अदिति की मदद के लिए तैयार रहता, कभी कभी उसे पढ़ा भी दिया करता। वहीं अब दोनों तरफ शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है और बनवारी अपनी बेटी की शादी को लेकर बहुत उत्सुक और परेशान था। बनवारी ने अपनी पत्नी से कहा, भावना, मैंने अदिति के दहेज का हिसाब लगाया। मैंने जमींदार से कुछ कर्जा ले लिया है और कुछ यहाँ वहाँ से पैसे भी उधार ले लिए हैं, और जो कुछ मैंने जोड़ रखे थे और हमारी फसलों को बेचकर जो पैसा आएगा वो सब कुछ जोड़कर करीब 5 लाख रुपए हो जाएंगे। इन 5 लाख रुपए में से 2 लाख हम उन्हें देंगे और 3 लाख रुपए में हम अपनी बिटिया की धूमधाम से शादी कर देंगे।
वो तो ठीक है, लेकिन आपको इतना कर्ज लेने की भला क्या जरूरत है? अदिति तो शादी करके अपने घर चली जाएगी, लेकिन आप इतना सारा कर्जा कैसे चुकाएंगे जी? थोड़ा तो सोच समझकर फैसला कीजिए। कर्जा लेना कहीं का समाधान नहीं होता है, ये हमें और मुसीबतों में फंसा देगा। मैं अभी भी कहती हूँ, आप इतना कर्जा मत लीजिए। अरे भावना, मैं एक बार बस अपनी बिटिया की शादी धूमधाम से कर दूं, उसके बाद सारे कर्जे धीरे धीरे चुका दूंगा। तू चिंता मत कर। लेकिन अदिति के बापू, अदिति को ये बात पता चलेगी तो उसे बहुत बुरा लगेगा। उसे लगेगा कि वो हम पर बोझ है, तभी तो हम इतना कर्जा लेकर उसे विदा कर रहे हैं। अरे भावना, अदिति को बताने की क्या जरूरत है? ये सब बातें बिटिया को थोड़ी बताई जाती हैं। तू ये सब बातें अपने तक ही रखियो। चल, अब रात बहुत हो गई है, सो जाते हैं। लेकिन अदिति सारी बातें छुपकर सुन लेती है। उसे बहुत बुरा लगता है। उसके दिल को ठेस पहुंचती है कि उसके पिताजी इतने कर्जे में उसकी शादी कर रहे हैं, परंतु वो बेचारी कर भी क्या सकती थी? वो अपने पिताजी के खिलाफ नहीं जाना चाहती थी। कुछ दिन बीत जाते हैं। अदिति के ससुराल वालों का कॉल आया और कैलाश की भाभी अदिति की माँ से बात करती है। भावना दीदी, मैं कह रही थी कि आपकी शादी की तैयारियां तो ठीक ठाक चल रही है ना? अदिति ने भी पार्लर वाला जाना शुरू कर दिया या नहीं? उसको बोल देना, पार्लर में जाकर चकाचक हो जाएगी। हाँ, अदिति पार्लर जा रही है और शादी की तैयारियां भी बिल्कुल बढ़िया से चल रही है। सब कुछ ठीक चल रहा है दीदी, लगभग सारी तैयारियां पूरी हो ही गई है। हाँ बहन जी, वो तो ठीक है, लेकिन मैं ये कह रही थी कि आपने हमारे घर हमारे सभी परिवार वालों के कपड़े नहीं पहुंचाए। आप ऐसा कीजिए, हमारे परिवार के सभी लोगों के लिए कपड़े पहुंचा दीजिए, क्योंकि अब शादी पास आने वाली है, बाद में आप लोगों को समय नहीं मिलेगा। लेकिन दीदी, कपड़े कैसे? मैं कुछ समझी नहीं कि आप किन कपड़ों की बात कर रही हैं। अरे दीदी, कितनी भोली है आप। बेटी की शादी में तो ऐसे हजार दस्तूर होते हैं। हमारे यहाँ तो ऐसा चलता है कि आप हमारे सारे परिवार वालों के कपड़े खरीद कर हमें भिजवा देंगी। और हाँ देखिए, कपड़े जरा हमारे स्टैंडर्ड के मुताबिक होने चाहिए। कहीं सस्ते दुकान के या पटरी के कपड़े मत खरीद लेना। हम सब लोग सिर्फ ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, वरना हमें एलर्जी हो जाती है। और हाँ, कपड़े सिर्फ खाली मत भेजना, कपड़ों के साथ मिठाइयाँ और तोहफे भी भेजिएगा। ठीक है दीदी, मैं 1-2 दिन में आपने जो जो बोला वो सब आपको भिजवाती हूँ, आप निश्चिंत हो जाइए। भावना को भी ये सारी बातें सुनकर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी, क्योंकि अदिति की शादी के दिन अब पास जो आ गए थे। जैसे ही शाम को बनवारी घर आता है, भावना बनवारी से गुस्से में बोलती है, अदिति के बापू, अदिति के ससुराल से फोन आया था। कैलाश की भाभी बोल रही थी कि उनके और उनके परिवार के लिए हमें कुछ महंगे ब्रांडेड कपड़े भिजवाने हैं और साथ में मिठाइयाँ और महंगे तोहफे भी। अरे ये क्या बात हुई उन लोगों की? ऐसे थोड़ी ना होता है। हाँ तो ठीक है, हम कल ही खरीद लेंगे। लेकिन अदिति के बापू, मुझे उनकी ये बात कुछ ठीक नहीं लग रही। हम दहेज तो पूरा दे रहे हैं, फिर इन महंगे कपड़ों और तोहफों का क्या मतलब बनता है? हम लड़की वाले हैं तो वो तो हमें दबाए जा रहे हैं। अरे भावना, वो बड़े लोग हैं, बड़े लोगों की बड़ी बातें होती हैं। तू इन सब की चिंता मत कर, हम ये सब खरीद कर भेज देंगे, और ये सब तो शादी में होता ही रहता है। अदिति ये सारी बातें सुन रही थी। अगले दिन वो कैलाश को फोन लगाती है और बोलती है, हेलो कैलाश, कैसे हो तुम? अदिति, मैं बहुत अच्छा हूँ, तुम बताओ, शादी की तैयारी ठीक चल रही है? बस इसी बारे में बात करने के लिए मैंने तुम्हें कॉल लगाया है। हाँ अदिति, बताओ क्या बात है? आपके घर से फोन आया था, वो लोग हमसे कुछ महंगे कपड़े और तोहफे मांग रहे थे। क्या इस बारे में आपको कुछ पता है? हाँ अदिति, इस बारे में मैं जानता हूँ, ये बड़ों के मामले हैं, इनमें मैं बीच में नहीं बोलता। भाभी को जो ठीक लगता है वो कर सकती हैं। आखिर शादी ब्याह में तो ये सब होता ही है, तुम भी इसकी चिंता मत करो, वो तुम्हारे घर वाले देख लेंगे। मैं बस यही जानना चाहती थी कि जो भी आपके घर वाले कर रहे हैं उस बारे में आपको पता है या नहीं? ठीक है कैलाश जी, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, अभी मुझे कुछ जरूरी काम निपटाने हैं। कैलाश का फोन कटने के बाद अदिति अपने पिताजी के पास जाती है और अपने पिताजी से प्यार से कहती है, पिताजी, मुझे ये शादी नहीं करनी, बस आप इस रिश्ते को अब यही खत्म कर दीजिए।
अगर तू नहीं चाहती है शादी करना तो मैं बिल्कुल इस शादी को तोड़ दूंगा। लेकिन बेटा, बात क्या हुई है, जरा बताओ तो। बात कुछ नहीं है पिताजी, बस मुझे ये रिश्ता पसंद नहीं है। अदिति ऐसा कहकर अपने कमरे में चली जाती है। तभी भावना बनवारी से कहती है, अदिति ठीक ही कहती है, मैं तो कहती हूँ आप उन लोगों को शादी के लिए मना कर दीजिए, अभी भी समय है। ऐसे लोभी घर में मैं भी अपनी बेटी देकर खुश नहीं हूँ, मेरा मन नहीं मान रहा है जी। वो लोग बातें कर रहे थे कि तभी कैलाश के भैया का फोन आता है और वो कहते हैं, बनवारी भैया, मैंने आपको ये बताने के लिए फोन किया है कि आपको महंगे तोहफे और कपड़े भिजवाने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे जैसे ही पता चला कि तारा ने आपको फोन करके कपड़े और तोहफे लाने के लिए बोला है, तो मैंने तुरंत ही आपको फोन लगाया। इसकी कोई जरूरत नहीं है और मैंने तारा को भी मना कर दिया है ये सब करने के लिए। हमें तो बस आपकी लड़की चाहिए। जैसे ही विशाल ने फोन रखा तो तारा बोली, विशाल, आपने उन लोगों को कपड़ों और तोहफों के लिए मना क्यों कर दिया? मुझे आपकी बात कुछ समझ नहीं आई। इतनी मुश्किल से तो मैंने उन्हें अपनी तरफ करके ही सारे सामान मंगाए थे और आपने मना कर दिया। तारा, तुम्हें कुछ समझ नहीं आता। अगर तुम उन लोगों से लगातार ऐसी फरमाइशें करोगी तो वो लोग शादी से इनकार कर देंगे, इसीलिए ये सब मत करो। और दूसरी तरफ बनवारी अपनी पत्नी और बेटी से कहता है, देखा तुम लोगों ने, वो लोग लालची नहीं हैं। अब तुम लोग निश्चिंत होकर शादी की तैयारी करो। अदिति भी ये बात सुनकर खुश हो जाती है और सभी लोग वापस से शादी की तैयारियों में लग जाते हैं। जल्दी ही शादी का दिन भी आ जाता है, बारात आ जाती है। बनवारी ने सबके लिए नाश्ते और खाने का बहुत बढ़िया इंतजाम किया था। भले ही इसमें बनवारी पूरी तरह कर्जे में डूब चुका था। सभी ने नाश्ता किया, खाना खाया और फिर अदिति मंडप पे आई। फेरे शुरू होने ही वाले थे कि तभी विशाल ने बनवारी और भावना को अपने पास बुलाकर उन दोनों से कहा, आप लोगों से दहेज की बात हुई थी, लेकिन आप लोगों ने तो कुछ भी दहेज नहीं दिया। इन टूटे फूटे बर्तनों से काम नहीं चलेगा। कम से कम आपको एक कार तो देनी चाहिए थी। विशाल बेटा, ये क्या कह रहे हो? हमारे बीच तो कार की कोई बात नहीं हुई। भला मैं गरीब किसान एक कार कहाँ से दे सकता हूँ? मुझसे जो कुछ भी बना मैंने वो सब कुछ कर दिया है। नहीं नहीं चाचा, ऐसे नहीं चलेगा। कार तो आपको देनी ही पड़ेगी, उसके बिना ये शादी नहीं हो सकती। अब भला मैं आपको अभी कार कहाँ से दूंगा? मेरे पास तो इतने पैसे ही नहीं हैं कि मैं आपको अभी तुरंत कार खरीद कर दे सकूं। इसका अभी एक रास्ता है मेरे पास। हमारे शहर के मुंशी जी आए हुए हैं। अगर आप अपना ये घर गिरवी रख दें तो वो आपको कार के पैसे दे सकते हैं। आगे आप सोच लीजिए कि आपको क्या करना है। विशाल ऐसा कहकर चला जाता है। अब बनवारी टूट जाता है और अपने मन ही मन में बोलता है, अगर बिटिया की बारात एक बार दरवाजे से लौट गई तो मेरी बिटिया की शादी होना बहुत मुश्किल हो जाएगी। मुझे अपनी बेटी की खुशी के लिए ये करना ही होगा। तभी भावना वहाँ आ जाती है। बनवारी उसे विशाल की कही गई सारी बातें बताता है और उससे कहता है, देखो भावना, इन सब बातों का पता अदिति को नहीं चलना चाहिए और जल्दी से जाकर घर के कागज ले आओ। हमें इस घर को गिरवी रखना ही पड़ेगा। अदिति की सहेली शीला ये सारी बातें पीछे खड़ी होकर सुन रही थी। वो जल्दी से ये सारी बातें अदिति के पास जाकर उसे बता देती है। देख अदिति, मेरा फर्ज था तुझे सारी बातें बताना। मैंने तुझे बता दिया, आगे तेरी मर्जी है। जैसे तुझे ठीक लगता है वैसे कर। बस मैं तेरा भला चाहती हूँ, इतना बता देती हूँ। अदिति दौड़कर घर के अंदर जाती है जहाँ उसके पिताजी साइन करने ही वाले थे। तभी अदिति अपने पिताजी को रोकते हुए कहती है, रुकिए पिताजी, मुझे ये शादी नहीं करनी है। आप मेरे साथ बाहर चलिए। अदिति अपने माता और पिता के साथ मंडप पर आती है और सभी के बीच में कहती है, आप लोग कान खोलकर सुन लीजिए, मुझे आप जैसे लालची लोगों के यहाँ पर शादी नहीं करनी है। आप लोगों को शर्म नहीं आती मेरे पिताजी को परेशान करते हुए? अगर आपको दहेज का इतना ही लालच था तो अपने भाई को बाजार में खड़ा करके बेच क्यों नहीं दिया आप लोगों ने? अरे उसे पढ़ाकर आप लोगों ने उस पर एहसान किया है क्या? या मैंने उसे पैदा किया है जो उसकी पढ़ाई लिखाई का सारा खर्चा मैं उठाऊंगी या मेरे माता पिता उठाएंगे? अदिति, तुम मेरे भैया भाभी से कैसी बातें कर रही हो? बिल्कुल वैसे ही जैसे दहेज के लालची लोगों से करनी चाहिए। और तुम्हें शर्म नहीं आती भीख मांगते हुए? अगर इतने ही भीख मांगने का शौक है ना तो मंदिर की सीढ़ियों पर बैठो, वो भी लैपटॉप लेकर।
किसी के घर दहेज के लिए नहीं आना चाहिए था तुम्हें। और हाँ, मैंने पुलिस को कॉल कर दिया है, पुलिस आती ही होगी आप लोगों को आपकी सही जगह पर पहुंचाने के लिए। वहाँ पर कानून से खूब दहेज मांगते घूमना आप लोग। थोड़ी देर में पुलिस आ जाती है और उन सभी लोगों को गिरफ्तार करके अपने साथ ले जाती है। तब अदिति अपने माता पिता से प्यार से कहती है, माँ, पिताजी, अगर मेरी शादी करना आप लोगों के लिए इतना ही जरूरी है और मैं आप पर बोझ बन गई हूँ, तो मुझे कभी शादी ही नहीं करनी है। आप चिंता मत कीजिए। और पिताजी, आप ही तो कहते हैं ना, मैं आपकी बेटी हूँ और बेटा भी हूँ, तो मुझे आपका बोझ कम करना चाहिए, बढ़ाना नहीं चाहिए। मुझे तुझ पर गर्व है मेरी बेटी। तभी अदिति का दोस्त कहता है, चाचा जी, अगर आपका आशीर्वाद हो तो अदिति से मैं शादी करना चाहता हूँ, और हाँ, वो भी बिना किसी दहेज के। तरुण, तुम हमेशा मेरा साथ देते हो, तुम मेरे सच्चे दोस्त हो। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जो मुझे तुम्हारे जैसा दोस्त मिला, और तुम्हारे जैसे जीवन साथी के साथ शादी करके मेरा जीवन भी संवर जाएगा। सभी लोग हंसने लगते हैं और अदिति की तरुण से शादी हो जाती है, जिसके बाद कैलाश और उसके परिवार वालों को कानून की तरफ से सजा मिलती है और अदिति अपने पूरे गांव के लिए एक मिसाल बन जाती है।